एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पीपीसी के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी। सबसे पहले बात करें यूटिलिटी की डेफिनेशंस क्या हैं, उपयोगिता कहते किसे हैं। उपयोगिता की डेफिनेशन है किसी वस्तु या सेवा में उपस्थित वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है या संतुष्ट करें, वह यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी के बारे में दो प्रचलन शब्द हैं, संतुष्टि और यूटिलिटी। संतुष्टि जो है यह रियल सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, वास्तविक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है, और जो यूटिलिटी है उपयोगिता, यह एक अपेक्षित संतुष्टि को दर्शाता है। अब बात करें उपयोगिता की विशेषताएं की कि उपयोगिता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से, क्योंकि जो आवश्यकता की संतुष्टि है वह उपभोग योग्य वस्तुओं से ही पॉसिबल है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं। तो पहली विशेषता हो गई कि उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं है। उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं है। जैसे उदाहरण से समझे कि प्यासे व्यक्ति के लिए पानी उपयोगी है, लेकिन भूखे व्यक्ति के लिए पानी की कोई यूटिलिटी नहीं है, उसके लिए भोजन आवश्यक है पानी के बजाय। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि उपयोगिता वस्तु का वस्तुगुण नहीं होकर उसका निराकार गुण होता है। तीसरी इसकी उपेक्षा जो विशेषता है वो यह है कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है, यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न समय पर यूटिलिटी भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि एक ही वस्तु से दो या दो से अधिक व्यक्तियों को समान लेवल की सेटिस्फैक्शन मिले, समान लेवल का यूटिलिटी उनको प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। और चौथी विशेषता है कि उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं होता। जरूरी नहीं कि कोई वस्तु उपयोगी है तो वह लाभदायक भी हो। जैसे शराब ले लें, शराबी व्यक्ति के लिए उपयोगी जरूर है क्योंकि वह उसकी संतुष्टि को पूरा करता है, शराब पूरा करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह लाभदायक भी हो, हानिकारक भी हो सकती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यूटिलिटी का लाभदायकता से कोई रिलेशंस नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो वस्तु उपयोगी हो वह लाभदायक भी हो। तो ये कुछ यूटिलिटी की विशेषताएं हैं। यूटिलिटी को मेजर किया जाए या नहीं किया जाए, यूटिलिटी को मेजर करने को लेकर, उपयोगिता को मापने को लेकर दो दृष्टिकोण प्रचलन में हैं या दो दृष्टिकोण हैं इकोनॉमी में। पहला दृष्टिकोण है कार्डिनल अप्रोच गणनावाचक और दूसरा है क्रमवाचक। गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक मार्शल, फिशर, गोसेन और जो भी परंपरागत अर्थशास्त्री थे वो थे, और उनका मानना था कि उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी मुद्रा रूपी पैमाने पर यूटिलिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है, और उनका आधार सीमांत एवं कुल उपयोगिता था, यानी इनके द्वारा मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे सपोज करो किसी ने पानी की बोतल खरीदी और पानी की बोतल 10 रुपये में आई, तो यूटिलिटी को मेजर कर लिया कि इस पानी की बोतल से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी 10 रुपये के मूल्य के बराबर है। ये गणनावाचक जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि यूटिलिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है मुद्रा रूपी पैमाने पर, और उन्होंने सीमांत एवं कुल उपयोगिता के द्वारा इसको मेजरमेंट करना बताया, या उन्होंने ये आधार लिया। दूसरी तरफ जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, इसके समर्थक एजवर्थ, एलन, हिस्क, स्टल्स्की, जो भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, और उनका मानना था कि उपयोगिता तुलनीय है, उपयोगिता को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि मुद्रा का स्वयं का मूल्य ही अस्थिर रहता है, समय के अनुसार मुद्रा का मूल्य बदलता रहता है, तो उसको मुद्रा रूपी पैमाने पे नहीं मापा जा सकता, बल्कि तुलना की जा सकती है, और उन्होंने उदासीनता वक्र का प्रतिपादन किया। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, दोनों जो दृष्टिकोण हैं, दोनों जो अप्रोच हैं। सबसे पहले बात करें कार्डिनल अप्रोच की, गणनावाचक दृष्टिकोण की, जो यूटिलिटी को मोनेटरी टर्म्स में मापने की बात करता है। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है।
दूसरी एजम्पशन है कि उपयोगिता मापनीय है, इसे मोनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई होती है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी मुद्रा की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह बदलती नहीं है। इन्होंने ये कुछ एजम्पशंस, कार्डिनल अप्रोच को मानने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये एजम्पशंस मानी थी कि अगर ये एजम्पशंस रहेगी तो यूटिलिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है मोनेटरी टर्म्स में। अब बात करें, इन्होंने जो दो वर्ड्स लिए हैं, सीमांत एवं कुल उपयोगिता का सहारा लिया है, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें कि मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग में लेने के कारण कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, यानी आप अगर एक एडिशनल यूनिट्स उपभोग में ले रहे हो तो उससे टोटल यूटिलिटी पे कितना प्रभाव पड़ेगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशंस और फॉर्मूला काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग में लेने से टोटल यूटिलिटी में कितना परिवर्तन होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। दूसरा इसका जो फॉर्मूला जो अब ज़्यादा प्रचलन में है, मार्जिनल यूटिलिटी, ये ज़्यादा पूछा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी एन, यानी एन इकाइयों की मार्जिनल यूटिलिटी, एन इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टी यू एन, यानी एन इकाइयों की टोटल यूटिलिटी, एन इकाई की टोटल यूटिलिटी माइनस टी यू एन माइनस वन, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस उनमें से एक इकाई जो उसको अगर इकाई की जो यूटिलिटी थी उसको माइनस कर देंगे तो वो मार्जिनल यूटिलिटी निकल के आ जाएगी। तो ये इसका फॉर्मूला, ये आपको ज़्यादा याद रखना है। मार्जिनल यूटिलिटी एन बराबर टोटल यूटिलिटी एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये ध्यान में रखना है। अब कुल उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता के भी तीन रूप हैं, वो कौन कौन से रूप हैं? सीमांत उपयोगिता के तीन रूप हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। एक एक को समझते हैं। धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है? धनात्मक सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग में मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के जुड़ने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो वह वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक उपयोगिता कहलाती है। शून्य सीमांत उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य कि जैसे जैसे अपन इकाइयाँ बढ़ाएंगे तो उससे टोटल यूटिलिटी अगर घटती चली जाएगी तो वो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीधी सी डेफिनेशंस हैं, कोई हार्ड नहीं है। इसको एक सारणी के द्वारा, टेबल के द्वारा मैंने प्रदर्शित किया है। इसमें यहाँ पे हमने 6 इकाइयाँ ली हैं, अमरूदों की 6 क्वांटिटी, 6 मात्रा ली हैं, 6 इकाइयाँ ली हैं। पहली इकाई से मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है 10, दूसरी से 8, तीसरी से 5, चौथी से 0, पाँचवीं से -2, छठी से -6। यह क्रम घटता हुआ इस प्रकार क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ सीमांत उपयोगिता हार्स नियम क्रियाशील होता है। और सीमांत उपयोगिता हार्स नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाते चले जाते हैं, उपभोग में लेने वाली इकाइयों की उत्तरोत्तर संख्या में वृद्धि की जाती है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। इस वजह से यह क्रम प्राप्त हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी से अगर टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करें तो फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 10, दूसरे पे 18, तीसरे पे 23, चौथी पे भी 23 क्योंकि 23 + 0 23, और 23 - 2 चौथी पे 21, और पाँचवीं पे 21 और छठी यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 15। तो ये टोटल यूटिलिटी आती हैं। अब प्रथम 3 इकाइयाँ क्या बताती हैं टोटल यूटिलिटी की? यहाँ पर धनात्मक वृद्धि हो रही है कुल उपयोगिता में। जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाते जा रहे हैं टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव में आती जा रही है। पहले देखो 10, 18, 23, तो ये प्रथम 3 इकाइयाँ हैं। इनसे जो प्राप्त होने वाली जो कुल उपयोगिता है यह धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। या इधर देख लें, मार्जिनल यूटिलिटी में प्रथम 3 इकाइयाँ हैं, यह पॉजिटिव में है, धनात्मक हैं। फिर चौथी इकाई जो है यह शून्य सीमांत उपयोगिता की दिखा रही है क्योंकि इससे टोटल यूटिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। 23, तीसरी इकाई की टोटल यूटिलिटी 23 है, चौथी की भी 23 है। पाँचवीं और छठी इकाई जो दोनों इकाइयाँ हैं
इनको उपभोग में लेने से क्या हो रहा है, इनको उपभोग में लेने से टोटल यूटिलिटी घट रही है। इस वजह से इन दोनों इकाइयों को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। चौथी को शून्य कहेंगे और प्रथम तीन को पॉजिटिव सीमांत उपयोगिता कहलाती हैं। यही इधर मैंने लिखा है कि प्रथम तीन इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं धनात्मक हैं क्योंकि टोटल यूटिलिटी में पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है टोटल यूटिलिटी। चौथी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता शून्य है क्योंकि टोटल यूटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और पांचवी और छठी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है क्योंकि पांचवी और छठी इकाई का उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी घटती जा रही है। और इसी को डायग्राम पे प्रदर्शित किया है मैंने। ये ओरिजिन ओ पे अक्ष पे अमरूद की इकाइयों को प्रदर्शित किया है और वाई पे यूटिलिटी को प्रदर्शित किया है। यहाँ से ये नेगेटिव में भी प्रदर्शित किया है। सबसे पहले मैंने टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाया। फर्स्ट इकाई पे 10 हैं टोटल यूटिलिटी, दूसरी पे 18 हैं, तीसरी पे 23 हैं, चौथी पे 23 हैं, पाँचवीं पे 21 हैं, छठी पे 15 हैं। यह टोटल यूटिलिटी का वक्र बन गया। इसी तरह मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को प्रदर्शित किया है इस डायग्राम में। फर्स्ट इकाई पे मार्जिनल यूटिलिटी 10 हैं, दूसरी पे 8 हैं, तीसरी पे 5 हैं, चौथी पे 0 हैं, छठी पे -2 हैं, पाँचवीं पे -2 हैं, छठी पे -6 हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो इस टेबल है टेबल में से मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का डायग्राम यहाँ प्रदर्शित किया है। यह जरूर ध्यान रखना है। ओ अक्ष पे यानी अक्ष पे अपने अमरूदों की संख्या ली है और ओ वाई अक्ष पे अपने यूटिलिटी को प्रदर्शित किया है। अब यह डायग्राम क्या बताता है, यह डायग्राम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच कुछ रिलेशंस को बताता है। क्या बताता है यह मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच कुछ रिलेशंस को बताता है। रिलेशंस कुछ इस प्रकार हैं, मैं बता देता हूँ रिलेशन कौन कौन से हैं। 5 प्रकार के रिलेशंस इससे बनते हैं। बात करें पहला क्या रिलेशंस है। पहला जो रिलेशंस है वह है कि यदि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और बढ़ने की दर बढ़ती दर से बढ़ती है। यदि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है बढ़ती दर से। दूसरा जो रिलेशन है, यदि मार्जिनल यूटिलिटी अधिकतम है तो टोटल यूटिलिटी इन्फ्लेक्शन बिंदु पे होती है। यहाँ डायग्राम में देखें तो ये जो बिंदु मैंने गोला कर रखा है यह इन्फ्लेक्शन बिंदु है क्योंकि इस बिंदु पे मार्जिनल यूटिलिटी अधिकतम है और टोटल यूटिलिटी इन्फ्लेक्शन बिंदु पे है। इन्फ्लेक्शन बिंदु क्या होता है? इन्फ्लेक्शन बिंदु या नतिगत परिवर्तन बिंदु वह बिंदु होता है जहां से वक्रता की दिशा बदलती है। यहाँ से आगे इसके आगे जो वक्र है इसकी दशा बदलती जा रही है। देखो यहाँ से जाएगा फिर यूँ जाएगा फिर यूँ जा रहा है। तो यहाँ ये वो बिंदु है नतिगत परिवर्तन जहाँ से वक्रता की दशा बदलती है। इसे नतिगत परिवर्तन बिंदु भी कहा जाता है। तीसरा रिलेशन है आमयू और टोटल यूटिलिटी के बीच। यदि आमयू घटती है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन घटती दर से। यहाँ देखो यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी घट गई, 10 से 8 पे आ गई, लेकिन फिर भी टोटल यूटिलिटी बढ़ी है लेकिन वो घटती दर से बढ़ेगी। इसके बाद फिर 8 से मार्जिनल यूटिलिटी 5 आई लेकिन फिर भी टोटल यूटिलिटी 18 से 23 हुई है। इसका मतलब घटती दर से बढ़ती है। और चौथा रिलेशन है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। और पांचवा रिलेशन है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आती है तब टोटल यूटिलिटी घटना प्रारंभ होती है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेशंस को लेके। ओनली टोटल यूटिलिटी तभी घटना प्रारंभ होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये 5 रिलेशंस यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है, बढ़ती दर से बढ़ती है। दूसरा रिलेशन जब मार्जिनल यूटिलिटी अधिकतम होती है तब टोटल यूटिलिटी इन्फ्लेक्शन बिंदु पे होती है। तीसरा रिलेशन जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन घटती दर से। और जब चौथा रिलेशन जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है या 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। और जब पांचवा रिलेशन जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आने लग जाती हैं तब टोटल यूटिलिटी घटना प्रारंभ हो जाती हैं। ये दोनों टेबल और डायग्राम इसी चीज़ को, इसी रिलेशंस को प्रदर्शित करते हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।